प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत गद्य भारती में आप लोगों को भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या गौरव नामक पाठ से जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को 2 पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है। अब आइए हम लोग तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। 2015, 2017, 2018 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं लिखा क्या है कि अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। लिखा है अस्या भाषाया, इसकी इस भाषा का, किस भाषा का? संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वथा सुविशालम विद्यते, सभी प्रकार से, सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, सुविशालम माने अत्यधिक विशाल है। इस संस्कृत भाषा का साहित्य जो है वो सभी प्रकार से क्या है? अत्यधिक विशाल है। तत्र संस्कृत साहित्यम, वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य को गद्य, पद्य और चंपू इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। देखिए लिखा है ना, संस्कृत साहित्यम गद्यम पद्यम चंपू प्रकार त्रिधा विभज्यते, माने संस्कृत साहित्य को गद्य, पद्य और चंपू इन 3 विधाओं में या 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य नितांतम उदात्त भाव, बिल्कुल उदात्त भाव की, आगे क्या लिखा है? बोध, बोध मतलब ज्ञान रूपी, सामर्थ्य मतलब शक्ति से संपन्न, असाधारण, श्रुति मधुर, और श्रुति मतलब सुनने में सुमधुर और निर्विवाद रूप में है। आगे देखिए लिखा है वस्तुतः साहित्यम, वास्तव में, वस्तुतः मतलब वास्तव में, साहित्यम मतलब साहित्य, खलु मतलब निश्चय ही, निखिलस्यापि संपूर्ण, निखिल माने संपूर्ण, समाजस्य माने समाज का, प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति, प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। एक बार फिर से यही लाइन देखिए, वस्तुतः साहित्यम, वस्तुतः साहित्य जो होता है वह निश्चय ही, निखिलस्यापि समाजस्य माने संपूर्ण समाज का, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, समाजस्य षष्ठी एक वचन का, तो संपूर्ण समाज का, देखिए लिखा है संपूर्ण समाजस्य, संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है या प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है, प्रत्यक्ष दर्पण प्रदर्शित करता है। आगे देखिए लिखा है अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा, इस साहित्य में, किस साहित्य में? संस्कृत साहित्य में विश्व की, देखिए लिखा है इस साहित्य में विश्व की प्राचीनतम ऋग, यजु, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नामक 4 वेद, 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, निरुक्त, छंदों, ज्योतिष, ज्योतिमितिष्येतानि अर्थात ज्योतिष, कौन कौन? शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसके बाद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदों के, ये वेदों के 6 अंग हैं। वेद के कुल कितने अंग है अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वेद के कुल 6 अंग होते हैं। और वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। मित्रों ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में हो सकता है बहुविकल्पी में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए वेदों की संख्या कितनी है, वेदों का सही क्रम कौन है? तो ऋग, यजु, साम, अथर, ऋग, यजु, साम, अथर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों के कितने अंग होते हैं? तो वेद के कुल 6 अंग हैं। कौन? देखिए लिखा है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होगा और ये 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न कहीं आपको दिक्कत में न डाले। यही 6 में से 4 दे दिया या 3 दे दिया और कह देगा निम्नलिखित में से कौन वेद का अंग नहीं है, तो 3 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस 6 में 3 दे देगा सही सही, एक आध उल्टा पुल्टा दे दे, गलत दे देगा, तो आपको 6 याद रहेगा, तब ना आप टिक लगाएंगे।
याद रखिएगा। और OMR सीट भरने पे बहुत सावधानी बरतनी है। कल के पेपर में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में या तमाम प्रकार जितने भी पे सब में दिया गया था गाइडलाइन, उसमें जारी किया गया, यूपी बोर्ड वालों ने जारी जो है कि शिक्षा विभाग ने जारी किया है कि अगर तनिक भी आपने कहीं गड़बड़ी किया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। कैसे लिखना है कैसे नहीं, मैं इस पर वीडियो आपको शाम तक या कल तक आपको देने का प्रयास करूंगा। OMR सीट को किस प्रकार से भरें जो कि परीक्षा में हमें 100% नंबर मिले, कहीं से भी गलती न होने पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस साहित्य में विश्व के प्राचीनतम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद और शिक्षा, कल्प, देखिए लिखा है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, एतानि वेदांगानि षड अंगानि, वेदानाम षड अंगानि, अर्थात ये 6 अंग वेद के हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, न्याय। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहाँ से परीक्षा में व्याख्या करने के लिए भी पूछा जा सकता है, और तो और यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। अगर ये पूरी पंक्ति आपको याद हो गई, अगर तैयार हो गया, रिवीजन अच्छे से कर लिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और एक एक शब्दों का अर्थ, तो निश्चित है बहुविकल्पी है चाहे अनुवाद है, सबको आप जो है एडजस्ट कर जाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, न्याय, वैशेषिक, बस ऐसे लिखते जाइए, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग मीमांसा और वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन शास्त्राणी, माने ये 6 आस्तिक दर्शन। और अब देखिए 6 आस्तिक दर्शन कौन है, अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो 6 आस्तिक दर्शनों में कौन कौन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग मीमांसा, ये वे और वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन है। अब इसी में से 3 दे करके एक जो है कि नास्तिक का दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है। तो आपको याद रखना है, इसमें देखिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, बहुविकल्पी के भी बन रहे हैं, और तो और व्याख्या तो हो ही रही है। आपको याद रखना है बहुविकल्पी में कैसे बनेगा, यही पूछेगा। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। और आगे क्या लिखा है कि चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये 3 जो है नास्तिक दर्शन है। तो आपको याद रखना है कौन 3 नास्तिक दर्शन है, कौन 6 आस्तिक दर्शन है, वेदों के 6 अंग हैं कौन कौन, और वेद कितने हैं कौन कौन, 4 हैं, तो उन चारों का सही क्रम क्या है। ये नहीं कि ऋग्वेद के बाद सामवेद पहले लगा दिया, अथर्ववेद पहले लगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये 3 क्या है, नास्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है, आस्तिक का मतलब क्या है, आस्तिक जो ईश्वर को मानने वाला हो, और नास्तिक जो ईश्वर को न मानने वाला हो, ऐसा लोगों का विश्वास है। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, आस्तिक और नास्तिक इससे परे है। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। उपनिषद नास्तिक दर्शन है, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, उपनिषद, स्मृतियां, आस्तिक दर्शन, चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये नास्तिक। फिर उसके बाद देखिए उपनिषदः स्मृतयः सूत्राणि, उपनिषद, स्मृतियां और सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न प्राचुर्यम, ज्ञान रत्नों की प्रचुरता को समुद्घोषयन्ति, मतलब घोषित करते हैं। तो मित्रों ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस पंक्ति को पूरा अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और इसको कई बार आप पढ़िए, तब जाकर के आपको परीक्षा में यहाँ से नंबर मिलने की संभावनाएं बनेंगी। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। संस्कृत विषय जितनी कठिन अब लग रही थी आप लोगों को, शायद अब नहीं लग रहा होगा। आपका बहुत % तैयार हो गया। कितना प्रतिशत आपका यह संस्कृत विषय तैयार हुआ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मुझे एक और नई एनर्जी मिलेगी, जिससे कि मैं आप लोगों जो छूटा है उसको भी अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी पढ़ाने का प्रयास करूं। अगर कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है आपको, वो भी हमें बताने का प्रयास करें, जिससे हम उसको दूर करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जो नहीं पढ़ा पाया हूँ मैं, भूलवश कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसे भी आप बताइए कि इसे भी पढ़ाना है। हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं ना पढ़ाया हूँ, तो उनको भी मैं जल्दी जल्दी जो है कि कंफर्म करने का प्रयास करूँगा। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें भलाई आपकी है, हमारी नहीं। क्यों? क्योंकि परीक्षा आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। मुझे परीक्षा दिए 10-12 साल हो गए। तो मित्रों आप
आपका पेपर यह अच्छा जाए, अन्य विषयों की अपेक्षा, अन्य विषयों की तरह, अन्य विषयों से भी अच्छा यह पेपर जाए, यह मुझे अच्छा लगेगा जब आप हो सकता है 100 में 100 पा जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी मित्रों को धन्यवाद।